क्लास है ना थर्मो की, है ना? ये 2 बजे है थर्मो क्लास। हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जल्दी से कनेक्ट हो जाओ भाई सभी, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए भाई सभी के सभी, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, जल्दी से फटाफट। गुड आफ्टरनून भाई, फटाफट आ जाइए, फटाफट कनेक्ट हो जाइए। हाँ भाई 2 बजे क्लास है थर्मो की, तो फटाफट कनेक्ट हो जाओ ताकि जितना भी हम 1 घंटे में पढ़ सके उतना हम लोग पढ़ लें। 2 बजे आपकी थर्मो की क्लास शेड्यूल्ड है, तो प्लीज़, क्योंकि 1:30 तक क्लास भी खत्म करनी होगी मुझे, आगे वाली क्लास के बीच में गैप भी चाहिए होता है। तो हम लास्ट क्लास में कहाँ थे भाई? पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे थे। पहला पोस्टुलेट कहता है किसी भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए एक वेव फंक्शन चाहिए होगा। वो वेव फंक्शन पोजीशन और टाइम के ऊपर डिपेंड करता होगा। पोजीशन वाले कोऑर्डिनेट को अलग किया जा सकता है, टाइम वाले को अलग किया जा सकता है। दूसरे में कहता है कि जितने भी ऑब्जर्वेबल क्लासिकल मैकेनिक्स में हैं, जैसे मोमेंटम, पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑब्जर्वेबल हैं। हर एक ऑब्जर्वेबल का यहाँ पर क्या होगा? ऑपरेटर होगा। उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट में दोनों को यूज करना सिखाता है। जब किसी भी ऑब्जर्वेबल की आपको वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे मोमेंटम निकालना है, तो आपको आइगन वैल्यू इक्वेशन यूज करनी होगी, ए साई इज इक्वल टू ए साई। अब आइगन वैल्यू में जो साई होगा दैट मस्ट बी ए वेल बिहेव्ड फंक्शन। जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सोल्व करके आप वेव फंक्शन निकालोगे, वो क्या होगा भाई? वो एक वेल बिहेव्ड फंक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी भी फंक्शन को मान लेंगे। आई बात समझ में? इसके बाद बोला था वेल बिहेव फंक्शन की कंडीशन क्या है भाई? फाइनाइट हो, सिंगल वैल्यूड हो, कॉन्टिन्यूस हो, और फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस हो, और बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। ऐसा वेव फंक्शन क्या होगा भाई? ऐसा वेव फंक्शन होगा एक वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। नंबर 4 में बोला ऐसे ऑब्जर्वेबल जिनके ऑपरेटर आइगन वैल्यू को फॉलो नहीं करते, उनके लिए क्या यूज होगा? एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। ए एवरेज इज इक्वल टू साई स्टार ए साई डी टाउ डिवाइड बाय साई स्टार साई डी टाउ। अगर नॉर्मलाइज्ड है तो नीचे वाली टर्म 1 हो जाएगी। लास्ट में क्या बोला भाई? लास्ट में बोला अगर कोई क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम टाइम के साथ चेंज करता है, जैसे टाइम के साथ नोड चेंज होती हैं, तो उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए एक टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन चाहिए होता है। एक टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन जब चाहिए होता है तो उसके लिए क्या आएगा भाई? साई टी आएगा। वो आया था e की पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच कट, e की पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच कट। इतनी बात हम लोगों ने करी थी। फिर मैंने आपको टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सिस्टम्स के बारे में बताया था। बोलो भाई यहां तक हुआ था ना? इसके बाद कुछ हुआ था क्या? और मैंने आपको श्रोडिंजर वेव इक्वेशन भी पढ़ा दी थी। मैंने आपको श्रोडिंजर वेव इक्वेशन भी पढ़ा दी थी। भाई जल्दी आ जाओ भाई सारे के सारे, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी आपको भाई, बाद में दिक्कत हो जाएगी आपको। जल्दी से कनेक्ट हो जाओ भाई, बाद में प्रॉब्लम ना हो भाई। हाँ भाई शालिनी यादव, भाई कितने लेक्चर लगेंगे? भाई लेक्चर लगेंगे 35 के आसपास, 34-35 के आसपास लेक्चर्स लगेंगे। 30-35 के बीच में, 35 प्लस माइनस 2 हो सकता है। 35 लेक्चर्स लगेंगे। 4 यूनिट आपकी पूरी हो जाएंगी फिजिकल की। गेट और नेट में जो पहली 4 यूनिट आती है नेट के सिलेबस में, कंप्लीट हो जाएंगी 35 लेक्चर्स के बाद। जनरली ऐसा ही होता है भाई, एक यूनिट में 10 लेक्चर तो लगते ही हैं। 10 टोटल कितनी यूनिट है भाई आपकी? टोटल 14 यूनिट होती हैं। एक तो करवानी नहीं होती, डाटा एनालिसिस वाली लो 13 होते हैं, तो 130 लेक्चर लगते हैं फिजिकल में टोटल। तो 35 इसमें, 15-16 थर्मो में शायद ज़्यादा लगेंगे क्योंकि वो जैम वाले बच्चे जीने नहीं देते, और नहीं तो थर्मो भी आपका हो जाता 13-14 लेक्चर्स में। बस ऐसा ही कुछ है, इतना ही होगा, हो जाएगा इजीली सिलेबस, चिंता मत करो भाई, चिंता मत करो, सिलेबस इजीली हो जाएगा।
हाँ भाई, एक और बात बताई थी मैंने, बिल्कुल सही बोल, लेक्चर्स मत पूछो, बस पढ़ते चले जाओ। जैसे ही क्वांटम थर्मो खत्म होगा, आपके बड़े बड़े टॉपिक्स में बस काइनेटिक्स बचेगा, काइनेटिक्स बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। ग्रुप थ्योरी 10-12 लेक्चर में हो जाएगा आराम से, ठीक है। हाँ, देखिए भाई, अब बात करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सबसे पहले लिखता हूँ एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, applications of Schrodinger wave equation, applications of Schrodinger wave equation, Schrodinger wave equation। देखो भाई, 4 एप्लीकेशन है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कौन सी है? ये रही भाई, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m/h कट स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। पहला एप्लीकेशन भाई, पार्टिकल इन ए बॉक्स, पार्टिकल इन ए बॉक्स। दूसरा भाई, दूसरा हाइड्रोजन एटम। तीसरा भाई, रिजिड रोटर, रिजिड रोटर। नंबर 4 भाई, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये 4 एप्लीकेशंस हैं। क्या भाई? 4 एप्लीकेशन है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को पढ़ने के लिए, या फिर ऐसा कह सकता हूं किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के 4 तरीके के मोशन पॉसिबल हो सकते हैं। पहला कौन सा भाई? ट्रांसलेशनल मोशन। जो ट्रांसलेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करेगा वो कौन सा होगा भाई? वो होगा पार्टिकल इन ए बॉक्स। जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन को या फिर रिलेटिव मोशन को, इलेक्ट्रॉनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा भाई, वो कौन होगा? हाइड्रोजन एटम। जो रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करेगा भाई, वो कौन होगा? रिजिड रोटर मॉडल। जो वाइब्रेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करेगा भाई, वो कौन होगा भाई? वो होगा आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आप इन चारों के चारों मोशंस को क्लासिकल मैकेनिक्स में भी अज्यूम कर सकते हो भाई। आप इन चारों के चारों मोशंस को क्लासिकल मैकेनिक्स में भी अज्यूम कर सकते हो भाई। देख सकते हो इसको। देखो मैं बताता हूँ, ट्रांसलेशनल तो बहुत सिंपल सा है भाई। ये मार्कर मेरे पास है, मैं इस मार्कर को उठा के यहाँ से यहाँ लेके चला गया। दिस इज ट्रांसलेशन मोशन ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक बॉडी। एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी, आप देख सकते हो इसको, अपनी आंखों से इसको देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देख नहीं सकते। तो जैसे ये इधर से इधर जा सकती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी एक जगह से दूसरी जगह पर उठ के ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा सकता है। दिस इज नोन एज ट्रांसलेशनल मोशन। उसके बाद जब पेंडुलम मूव करता है, पेंडुलम ऐसे और ऐसे, दैट इज वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। और उसी तरह का वाइब्रेशन कौन शो कर सकता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी शो कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक मोशन। इलेक्ट्रॉनिक मोशन होता है न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का रिलेटिवली रोटेट करना, ठीक है, वो रिलेटिव मोशन है। जैसे अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, सन एक फिक्स सेंटर है, अर्थ चारों ओर घूमती है, दैट इज रिलेटिव मोशन ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू द सन। ऐसा ही मोशन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में भी पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद लास्ट कौन सा है भाई? लास्ट है रोटेशनल मोशन। मैं इसके अंदर से एक एक्सिस डाल दूं, इसको ऐसे रोटेशन देता रहूं, ऐसे, दिस इज रोटेशनल मोशन, दिस इज रोटेशनल मोशन। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी क्या कर सकते हैं भाई? रोटेट कर सकते हैं। बोलो भाई, किसी को इसमें डाउट हो तो, किसी को भी डाउट हो तो इसमें, किसी को भी डाउट हो तो भाई इसमें, किसी को भी डाउट हो पूछो फटाफट। ठीक है भाई, सबसे पहले पहली एप्लीकेशन की बात करते हैं। मतलब इस वेव इक्वेशन से ये वाला मॉडल, ये वाला मॉडल, ये वाला मॉडल और ये वाला मॉडल हम लोगों को पढ़ना है ना भाई? एसएचओ, अरे भाई रोशन, मैंने कब बोला एसएचओ ट्रांसलेशन? अरे पागल होगा तुम। अरे ये वाइब्रेशनल, ये रोटेशनल, ये इलेक्ट्रॉनिक और ये ट्रांसलेशनल। पागल हो, ये रोटेशन कैसे हो सकती है यार? ये वो वाइब्रेशन मोशन है, वो पता नहीं, कुछ घंटा डाउट पूछते हो तुम, अजीब ही, पता नहीं क्या सुनते हो और क्या ही करते हो, समझ ही नहीं आता मुझे तो बहुत बार तो। अरे ये क्या मतलब? ये मैंने कब बोला ये रोटेशन है भाई? मैंने कब बोल दिया रोटेशन है ट्रांसलेशन है? ये मैंने कब बोल दिया इस बात को?
कुछ भी अपने मन में आया, मन में बोल दिया, बस मन में आया बोल दी बस वो बात, पता नहीं उसका मतलब क्या। अरे मतलब है क्या कुछ किस चीज का? SHO इज नो ट्रांसलेशन। बेवकूफ हो क्या? सेंस बनता है उस चीज का कोई? एक बार देखो तुमने क्या कहा, खुद देखो क्या बोला तुमने। सेंस ही नहीं बन रही बात की, कुछ भी बक रहे हो, कुछ भी ऐसे कह दोगे, ऐसे कह दो हाइड्रोजन एटम इज नॉट अ वाइब्रेशन। अरे क्या बात कर रहे हो, बोल तो लो कुछ ढंग से। या जिंदगी में पहली बार सुने हैं ये? जिंदगी में पहली बार? अरे मैं MSc करके बैठे हो गए मेरे ख्याल से, या फिर मास्टर्स में हो गए, या तो मैं मास्टर्स करके बैठे हो गए, तो ये तो तुम लोगों को पता ही होगा, ऐसा तो नहीं पहली बार देखा इनको। कमाल करते हो यार, फालतू में। एक कुछ चज का सवाल पूछा करो। पार्टिकल इन ए बॉक्स, एक ऐसा मॉडल जो रिप्रेजेंट करता है ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है भाई, देखो भाई मैं आपको बता दूंगा इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होंगी, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अभी आगे बढ़ता हूं। मैं मानता हूं लेट अस कंसीडर ए फ्री पार्टिकल, एक पार्टिकल है जो फ्री है। ए फ्री पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव in a one dimension box, is confined to move in a one dimension box of length L, या फिर between the length 0 to L such that किस तरीके से मूव करता है? such that v is equal to 0 for 0x L, v is equal to infinite for x less than equal to 0, x greater than equal to L। इस तरीके का कोई बॉक्स है, 0 से L लेंथ का एक बॉक्स है, 0 से L लेंथ का एक बॉक्स है भाई, 0 से L लेंथ का एक बॉक्स है। यहाँ पर पोटेंशियल 0 है। अगर इनसाइड की बात करूं, बाहर क्या है? इनफाइनाइट। बाहर क्या है भाई? इनफाइनाइट। एक इनफाइनाइट पोटेंशियल है बाहर बॉक्स से, अंदर पोटेंशियल क्या है भाई? 0 है। ठीक है भाई, अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो बोलो। मैसेज लेट गया शायद। देखो भाई यहां पर क्या बात है भाई, ये 0 से जो L लेंथ है ना वो अंदर की बात है, और ये जो इनफाइनाइट है वो बाहर की बात है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? देखो ऐसा क्यों, मैंने क्या बोला भाई? फॉर इनसाइड द बॉक्स, फॉर अगर मैं इनसाइड की बात करूं, इनसाइड द बॉक्स v इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? अंदर जो बॉक्स है मैंने वहां पर क्या करते 2D कहाँ हुआ भाई? ऐसे 2D कहाँ हो गया? पता नहीं क्या बोलते रहते हो। 2D 1D का मतलब ही नहीं पता तुम्हें, कुछ भी बोलते हो। देखो भाई इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर v क्या है? 0, क्योंकि मैंने क्या बोला? एज पार्टिकल इज फ्री, जैसा कि पार्टिकल क्या है? फ्री है। एज पार्टिकल इज फ्री, तो पार्टिकल के ऊपर क्लासिकली फ्री होने का मतलब क्या है? क्लासिकली फ्री होने का मतलब क्या है भाई? या फिर क्या कहूँ, पार्टिकल फ्री है तो उसके ऊपर कोई फोर्स लग नहीं रही, टोटल फोर्स क्या है उसके ऊपर? 0, तभी तो वो फ्रीली मूव कर पाएगा, ठीक है भाई, तभी तो वो फ्रीली मूव कर पाएगा। अब यहां देखोगे क्लासिकली जब फोर्स होती है किसके बराबर होती है? वो dv/dx के बराबर होती है। वो क्या होता है? 0। यहां से dv क्या है भाई? 0। v क्या है भाई? कांस्टेंट, एंड 0 इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। तो 0 भी क्या है भाई? कांस्टेंट है। 0 भी क्या है भाई? कांस्टेंट है। एक और बात,
आउटसाइड द बॉक्स, आउटसाइड द बॉक्स v इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इस बारे में बाद में बात करेंगे, इस बारे में बाद में बात करेंगे, या फिर अब भी थोड़ा बहुत बता देता हूं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? टू अवॉइड द टनलिंग, टू अवॉइड द, टू अवॉइड द टनलिंग, टनलिंग को रोकने के लिए, टनलिंग से बचने के लिए v क्या है? इनफाइनाइट है बॉक्स के बाहर, बॉक्स के बाहर v क्या है भाई? इनफाइनाइट है, टू अवॉइड द टनलिंग। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, जहां भी आप बैठे हुए हो, उस रूम में अगर चारों ओर दीवार है, दीवार होती है, तो आप किसी दीवार को जाके टक्कर मार दोगे तो आप उस दीवार से बाहर नहीं निकल पाओगे, आप उस दीवार को तोड़कर बाहर नहीं जा सकते हो, तो क्योंकि आप मैक्रोस्कोपिक बॉडी हो। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो उस दीवार को पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाएगा। तो अगर यहाँ पर क्या किया गया है, बाहर इनफाइनाइट लेने का मतलब ये है कि जो दीवारें हैं ना, दीवारें, उनकी जो हाइट है वो इनफाइनाइट है, उनकी जो चौड़ाई है वो भी क्या है भाई? इनफाइनाइट है। हाइट भी इनफाइनाइट और विड्थ भी क्या है? इनफाइनाइट है, दोनों ही इनफाइनाइट है। जब दोनों ही इनफाइनाइट हैं तो बाहर जाने के लिए कोई जगह बची ही नहीं। एक ऐसा कुआं, इस अर्थ पे एक कुआं है, एक वेल है, एक वेल है, कुआं है जिसकी गहराई इन्फिनिटी है, और उस कुएं से बाहर जो भी एरिया बचा हुआ है वो इनफाइनाइट दूर तक फैला हुआ, पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई चीज कुएं के अंदर है तो वो कभी उससे बाहर नहीं निकल पाएगी, वो हमेशा कहाँ रहेगी? अंदर ही रहेगी, क्योंकि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए मैंने वी क्या लिया है भाई? इनफाइनाइट लिया है। अब टनलिंग यहाँ पर नया वर्ड आता है भाई, टनलिंग, टनलिंग। अब टनलिंग की मैं बात करूं, टनलिंग क्या होता है? देखो भाई, ये एक माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना होता है। ये क्या होता है? प्योरली माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना, प्योरली माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना, माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना, माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना। और क्या होता है भाई? और क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, पार्टिकल इन क्लासिकली फोरबिडन रीजन, इन क्लासिकली फोरबिडन रीजन। हमेशा एक संभावना रहती है उस रीजन में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के मिलने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आएगा भाई, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ही ये टेंडेंसी रखता है, मैक्रोस्कोपिक ये टेंडेंसी नहीं रखते। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इन द क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, वो रीजन जहां क्लासिकल कहती है पार्टिकल जा ही नहीं सकता, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वहां चले जाना या फिर वहां मिल जाना क्या कहलाता है? टनलिंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है भाई? टनलिंग ही कहलाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इन द क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। जैसे मैं एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हूं, मैं इस दीवार को तोड़कर उधर निकलना चाहूंगा तो मैं नहीं निकल पाऊंगा। क्लासिकल कहती है मैं कभी इस दीवार को तोड़कर जा ही नहीं सकता, लेकिन क्वांटम कहती है अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जिसकी एनर्जी इस दीवार की एनर्जी से भी कम है तो भी वो इसको तोड़कर बाहर निकल जाता है, तो इस दीवार से तो उधर का रीजन है वो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है, और वहां माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जा सकता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? टनलिंग कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है भाई? टनलिंग कहा जाता है। इसको बाद में पढ़ा जाएगा। इसीलिए बॉक्स से बाहर तो पोटेंशियल इनफाइनाइट, अंदर क्या है भाई? अंदर क्या है? अंदर है जीरो। अंदर क्या है भाई? जीरो। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, डाउट है तो किसी को? डाउट है तो किसी को बोलो भाई। डाउट है तो किसी को बोल दो भाई। आखिर जवाब मिल जाएगा इस क्वेश्चन का, तुम्हें थोड़ी देर में जवाब मिल जाएगा जब मैं आपको 1D बॉक्स का एग्जांपल बताऊंगा। 1 डायमेंशन का मोशन है, या तो x में, या तो प्लस x में, या फिर माइनस x में। दिस इज 1 डायमेंशन मोशन। x में भी और y में भी दिस इज 2 डायमेंशन मोशन, और x में भी, y में भी, x में भी और z में भी दिस इज 3 डायमेंशन मोशन। देखो ये वाला मोशन ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे, दिस इज 3 डायमेंशन मोशन। ठीक है भाई। और ये वाला मोशन 1 डायमेंशन, ये वाला और ये वाला दिस इज 2 डायमेंशन।
हाँ भाई, इसी को इसीलिए इसको इनफाइनाइट वेल बोला जाता है। एक इनफाइनाइट डेप्थ का वेल, एक कुआं जिसकी डेप्थ कितनी है, इनफाइनाइट है, इसलिए बोलता है भाई। ठीक है भाई, अब बात करते हैं इनसाइड द बॉक्स। इनसाइड द बॉक्स अब सोल्व करते हैं श्रोडिंगर किसके लिए भाई, इनसाइड द बॉक्स के लिए। इनसाइड द बॉक्स इनसाइड द बॉक्स v क्या है भाई, 0। v क्या है, 0। इनसाइड द बॉक्स v 0। सर कल जो पढ़ाया था, हाँ भाई बिल्कुल सेम है कल। हाँ भाई, इसको क्वांटम वेल भी बोलते हैं, क्वांटम वेल बोलते हैं भाई, अनिमेश क्वांटम वेल भी बोलते हैं भाई इसको। हाँ, और बोर्ड पे देखो भाई, बोर्ड पे देखो, कल जो बाउंड्री कंडीशन पढ़ाई थी वो जो वेव फंक्शन निकल के आएगा वो उनको सेटिस्फाई करेगा पक्का। जो वेव फंक्शन मैं निकालूंगा ना, तो वो इन बाउंड्रीज, वो इन्हीं बाउंड्रीज की बात हो रही थी कि बाउंड्रीज पर फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। सब रीजन मिलेंगे आपको, सारे के सारे रीजन मिल जाएंगे। देखो भाई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन इज del square psi by del x square plus 2m by h cut square e minus v into psi is equal to 0। लो भाई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन, जैसा कि अंदर v 0 है तो del square psi by del x square plus 2m by h cut square e minus 0 into psi is equal to 0। del square psi by del x square plus 2me by h cut square into psi is equal to 0। 2me by h cut square को पुट कर देता हूं मैं k square। ठीक है भाई, तो यहां से देखोगे e क्या होता है भाई, यहां से k क्या आ जाएगा, k आ जाएगा √2me by h cut, और √2me क्या होता है, मोमेंटम px बाय h कट। ये भी होता है भाई, ये भी ध्यान रख लेना, ये आगे काम आएगा, अभी तो काम नहीं आएगा, आगे आएगा काम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अगर मैं इसको यहां पुट करता हूं तो ये मेरे पास बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, देखो यहां रखता हूं k स्क्वायर, ये बन जाएगा del स्क्वायर साई बाय del x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या करता हूं, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है 2 डिग्री की, ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री कितनी है भाई, 2 है, इसकी डिग्री 2 है। तो मैं क्या कह सकता हूं, सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन इज e की पावर आयोटा kx एंड e की पावर माइनस आयोटा kx। ये दोनों ही इसके सॉल्यूशन हैं। तो क्या कह सकता हूं भाई, साई इज इक्वल टू सी ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर दिस, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3, अगर दोनों सॉल्यूशन हैं तो दोनों का सम भी क्या होगा, पक्का सॉल्यूशन ही होगा। अगर दोनों ही सॉल्यूशन है तो दोनों का सम भी क्या होगा, पक्का सॉल्यूशन होगा भाई। लेकिन मैंने क्या बोला था, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप श्रोडिंगर को सोल्व करोगे तो जो वेव फंक्शन आपके पास आएगा वो इमेजिनरी आएगा। देखो आ गया इमेजिनरी। अब मुझे इमेजिनरी को किस में कन्वर्ट करना है, रियल में कन्वर्ट करना है, ताकि मैं उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं। अदरवाइज इमेजिनरी का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो आपको पता होगा e की पावर आयोटा थीटा होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, e की पावर माइनस आयोटा थीटा होता है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इन दो को जब यहां यूज करूंगा तो वी गेट साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। इसका मतलब साइन के एक्स और कोस के एक्स भी इक्वेशन नंबर 2 के क्या हैं, सॉल्यूशन है। साइन के एक्स एंड कोस के एक्स भी क्या हैं, इक्वेशन नंबर 2 के सॉल्यूशन है। अब जो सॉल्यूशन मैंने निकाला है वो वेल बिहेव होना चाहिए भाई, वो वेल बिहेव सॉल्यूशन होना चाहिए। अब वेल बिहेव सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए होगा मुझे भाई,
वेल बिहेव सॉल्यूशन के लिए मुझे चाहिए होगा दैट मस्ट बी फाइनाइट। साइन और कॉस फाइनाइट होते हैं, सिंगल वैल्यूड भी होते हैं, साइन और कॉस की कॉन्टिन्यूस भी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कौन सी कंडीशन रहेगी, बाउंड्री कंडीशन रहेगी। तो मैं क्या कह सकता हूं, साई इन इक्वेशन 4 मस्ट सेटिस्फाइंग the boundary conditions. Boundary condition that is boundary condition क्या कहते हैं, that is psi must be 0 at x is equal to 0 and x is equal to l। जो वेव फंक्शन है वो ऐसा हो कि वो 0 पे और l पे क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्योंकि बाउंड्री कहाँ है, बाउंड्री 0 पे और l पे है। ऐसा वेव फंक्शन हो, ये साई जो आपने निकाला वो इस तरीके का होना चाहिए जो बाउंड्रीज पर क्या होता हो, 0 होता हो। भाई सबसे पहली बाउंड्री की बात करता हूं, फर्स्ट बाउंड्री x इज इक्वल टू 0 पर साई क्या होना चाहिए, 0। तो देखो यहां पर 0 रखूंगा, साई 0 ये किसके बराबर, a साइन के 0 प्लस b cos k 0, साइन 0 0 और cos 0 1। दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5 इन 4, 5 को 4 में रखता हुआ b क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया। भाई ये बन जाएगा दिस इंप्लाइज साई इज इक्वल टू a साइन के x। मतलब जो बाउंड्री है, जो x इज इक्वल टू 0 है, वो कोस वाले सॉल्यूशन को अलाउ नहीं करती, क्योंकि जो कोस का फंक्शन है वो 0 पर 0 नहीं हो रहा, वो बाउंड्री पर 0 नहीं हो रहा। तो यहाँ पर कोस का जो सॉल्यूशन है वो रहेगा नहीं, वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पर किसका बचेगा, केवल साइन का। दूसरी बाउंड्री, सेकंड बाउंड्री x इज इक्वल टू l पर साई क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, a साइन के l इज इक्वल टू 0। बोलो भाई, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कर रखा सबने। अब देखो a तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि b पहले ही 0 हो चुका है, अब a भी 0 हो गया तो टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। और फिर वही आइंस्टीन वाली बात आ जाएगी, ये तो नॉनसेंस चल रही है, आपने फंक्शन ही क्या निकाल दिया, 0 निकाल दिया। तो a 0 नहीं होगा। दिस इंप्लाइज साइन के एल इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साइन n पाई, और n की वैल्यूज 1 2 3 एंड सो ऑन। n क्या है भाई, यहाँ पर n है ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर। एक ऐसा नंबर जिसपे क्वांटम मैकेनिक्स रेस्ट्रिक्शन लगा देती हो। रेस्ट्रिक्शन रही है वाली भाई, n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि आप देखोगे कि जैसे ही n 0 होगा वेव फंक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 0 नहीं होती। एक ऐसा नंबर जिसपे क्वांटम मैकेनिक्स रेस्ट्रिक्शन लगा देती है उसे कहा जाता है क्वांटम नंबर। तो यहां पर आ जाएगा, इन दोनों को देखूं, दिस इंप्लाइज साइन के एल इज इक्वल टू साइन n पाई, के एल इज इक्वल टू n पाई, k इज इक्वल टू n पाई बाई l। यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 हो गई ना भाई, 5। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7 इन 6, साई इज इक्वल टू a साइन n पाई x बाई l। ठीक है भाई, नॉर्मलाइज करने के लिए साई इंटू साई स्टार डी टाउ इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा a साइन n पाई x बाई l, a साइन n पाई x बाई l dx इज इक्वल टू 1। a स्क्वेयर बाहर,
अंदर 0 से L साइन स्क्वेयर n पाई x बाई एल डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये बन जाएगा भाई आपके पास, ये आ जाएगा L बाई 2 ए स्क्वेयर इंटू L बाई 2 इज इक्वल टू 1। ए इज इक्वल टू रूट 2 बाई एल। तो ए की वैल्यू को रख दूंगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज नॉर्मलाइज वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू रूट 2 बाई एल साइन n पाई x बाई एल। n की पॉसिबल वैल्यूज भाई n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। दिस इज द वेव फंक्शन साई n। किसी को भी डाउट भाई, ट्रांसलेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेव फंक्शन, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो भाई। किसी को भी डाउट है तो पूछ लो भाई। बोलो भी डाउट हो तो किसी को, या क्लास ही नहीं चल रही, मैं से बोल रहा हूं। लो भी पुनिश, पिंकी यादव क्वेश्चन पता लग जाएगा आपको, क्वेश्चन लग जाएगा पता। क्वेश्चन तो इसमें से आएगा जो पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्वेश्चन तो इजी आएगा इसमें से, क्वेश्चन की तो बात ही नहीं है कोई इसमें, इसमें तो क्वेश्चन की कोई बात ही नहीं है। गौरव भाई अगर b 0 हो गया और a को भी 0 कर दिया तो फंक्शन ही 0 हो जाएगा। अगर a को भी 0 कर दिया तो फंक्शन ही 0 हो जाएगा भाई। लो भाई कोमल, चेक कर लो भाई किसी को डाउट है तो। कोई बात नहीं, क्वेश्चंस करवाएंगे तब जब आपका थर्मो कंप्लीट हो जाएगा। आप पर क्वेश्चन वाले सेशन में आ जरूर जाना सारे के सारे, क्योंकि हम क्वेश्चन का सेशन लगाते हैं, आप आते ही नहीं हो आप लोग। ठीक है भाई, ठीक है। देखो भाई इस फंक्शन को जब आप देखोगे तो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन है। बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन है। x को 0 रखो, 0 हो जाएगा फंक्शन। x को l रखो तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रतिभा भाई करवाते हैं भाई, करवाते हैं, प्रतिभा करवा देंगे। हुए नहीं क्या अपलोड, थर्मो के असाइनमेंट्स अपलोड नहीं हुए क्या? हाँ भाई ठीक है। और सिंगल वैल्यूड है, कॉन्टिन्यूअस है, तो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। ऐसा नहीं कि दुनिया में कहीं से भी फंक्शन उठा लिया और उसको रख दिया, भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा। आई बात समझ में? हाँ आगे बढ़ता हूं भाई। देखो अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी एनर्जी भाई k की वैल्यू किसके बराबर है? k स्क्वायर आपका है 2me बाई एच कट स्क्वायर, और k किसके बराबर है भाई? n पाई बाई l के बराबर है। और k स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई? n स्क्वायर पाई स्क्वायर l स्क्वायर। तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो ये होगा 2me बाई एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। P इज इक्वल टू n स्क्वायर
पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर। एन की वैल्यूज 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ऑल्सो E इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल। E इज इक्वल टू n स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8ml स्क्वायर। E इज इक्वल टू n स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8ml स्क्वायर। ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, और ये तो हम लोगों ने निकाला भी था। निकाला था ना भाई, याद करो एक बार, यही वैल्यू निकाली थी एनर्जी की, n स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8ml स्क्वायर। n स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8ml स्क्वायर। बोलो भाई किसी को डाउट है तो इसमें? तो कमाल की चीज है, कमाल है ये, बिल्कुल कमाल धमाल है। देखो भाई, इसी को तो क्वांटाइजेशन कहा जाता है, इसी को तो क्वांटाइजेशन कहा जाता है। अरे भाई देखो रे देखो, इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन। इसको जो मैं कह रहा हूं इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन। मतलब फिक्स वैल्यूज ऑफ एनर्जी होंगी। ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी। फिक्स वैल्यूज ही एनर्जी की पॉसिबल होंगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी पॉसिबल हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो मैं डायग्राम बना रहा हूं इसका भी एक अपना मतलब है। देखो भाई, यहाँ पर n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6 एंड सो ऑन। ऊपर बढ़ते चले जाएंगे n। जब 1 की बात करूंगा तो एनर्जी h स्क्वायर बाय 8ml स्क्वायर। यहाँ पर 4h स्क्वायर बाय 8ml स्क्वायर, 9h स्क्वायर बाय 8ml स्क्वायर, 16h स्क्वायर बाय 8ml स्क्वायर। दिस इज 25h स्क्वायर बाय 8ml स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका वेव फंक्शन √2/L साइन पाई x बाय L। इसका वेव फंक्शन √2/L साइन 2 पाई x बाय L, √2/L साइन 3 पाई x बाय L। यहाँ पर √2/L साइन 4 पाई x बाय L। ये रहे भाई, और ऐसे वेव फंक्शन भी आप लोग लिखते चले जाओगे ऊपर तक। ध्यान से देखोगे तो पहले दूसरे में 4 में से एक गैप 3, पहले दूसरे में गैप कितना 3 का, दूसरे तीसरे में कितना गैप है 5 का, फिर कितना 7 का, फिर कितना 9 का, फिर कितना भाई 11 का, फिर कितना 13 का। मतलब जो स्पेसिंग है वो बढ़ती जा रही है। स्पेसिंग क्या हो रही है भाई? बढ़ती जा रही है। अब इस चीज का मतलब क्या है? देखो भाई, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन यहां से खींच दूं, क्लासिकल कहती है एनर्जी कैसी रहेगी पार्टिकल के पास? ऐसी कंटिन्यूअस एनर्जी रहेगी, मतलब कि कहीं भी डिस्क्रीटनेस नहीं होगा, कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। एनर्जी की पार्टिकल के पास कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। वो इतनी एनर्जी रख सकता है 1, 1.2, 1.3, 1.45, मतलब कि कितनी भी वैल्यू वो एनर्जी की रख सकता है। लेकिन क्वांटम कहती है या तो h स्क्वायर बाय 8ml स्क्वायर ही होगी, या फिर 4h स्क्वायर होगी, या फिर 9 होगी, या फिर 16 होगी, या फिर 25 होगी। इसके बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। इसे क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है भाई, डिस्क्रीट वैल्यूज पॉसिबल होंगी एनर्जी की। ऐसा नहीं कि मन मर्जी से कोई वैल्यू आप लोगों ने लिख दी, ऐसा नहीं कि मन मर्जी से आपने कोई वैल्यू लिख दी। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो? नहीं होगा भाई, डाउट होगा ही नहीं इसमें। सही है। अब देखो अब ये देखो बॉक्स, रियलिटी में वो बॉक्स से कहना क्या चाहता है। आपने कंजुगेटेड सिस्टम सुने होंगे। देखो एग्जांपल बताता हूं आपको, एग्जांपल्स। कि इस पार्टिकल के मोशन को पार्टिकल इन ए बॉक्स कहा जाएगा। मान लो आपके पास कोई ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन। ठीक है भाई, एक खाली लोब यहाँ पर और एक खाली लोब यहाँ पर।
और ये पाई इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन में रहेंगे भाई, ये पाई इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ से यहाँ घूमेगा, यहाँ से इस लोब में चला जाएगा, या फिर ये यहाँ आ जाएगा और ऐसे हमेशा कंजुगेशन में रहेगा, कभी भी वो इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलेगा, या तो इधर मोशन या फिर इधर मोशन। दिस इज पार्टिकल इन ए बॉक्स, दिस इज पार्टिकल इन ए बॉक्स, दिस इज पार्टिकल इन ए बॉक्स। इसे क्या कहा जाता है भाई, पार्टिकल मूविंग इन ए बॉक्स, पार्टिकल मूविंग इन ए बॉक्स। बोलो भाई अब एप्लीकेशन क्या भाई, देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं, पार्टिकल मूविंग इन ए 1 डायमेंशन बॉक्स है। देखो तो मैं इसको ऐसे बना लूंगा, अगर ये पार्टिकल मूविंग इन ए 1 डायमेंशन बॉक्स है तो एनर्जी लेवल ऐसे बनेंगे भाई, h²/8ml², फिर क्या बनेगा 4h²/8ml², फिर क्या बनेगा 9h²/8ml²। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। अब देखो भाई, अब देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन मोशन में है, पाई घूम रहे, बस सिग्मा तो फिक्स अपनी जगह पर, सिग्मा तो ये तो लेंथ है इस बॉक्स की, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 4। पॉली अफवाह को फॉलो करते हुए 4 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा इसमें, पॉली अफवाह को फॉलो करते हुए 4 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा इसमें, और फिर बाहर से डालूंगा एक रेडिएशन, बाहर से डालूंगा एक रेडिएशन। ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ निकल जाएगा, ऊपर की ओर निकल जाएगा। कितनी एनर्जी का फोटोन चाहिए होगा इसको, इसको इतने गैप का फोटोन चाहिए होगा, कितना भाई 9-4, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी, जो क्या है 9-4 h²/8ml², यह आ जाएगा 5h²/8ml² इज इक्वल टू एच न्यू। यहां से क्या आ जाएगा, h से h कैंसल आउट, यहां पर आ जाएगा L² इज इक्वल टू 5h/8m इंटू म्यू। म्यू की जगह क्या भाई, म्यू इज इक्वल टू c/λ, hc/λ, यहाँ आ जाएगा h λ/c, h λ/c। देखो भाई जिस वेवलेंथ का फोटोन मैंने डाला होगा वो तो मुझे पता होगा क्योंकि मैंने खुद ने इंसिडेंट किया है। लैम्डा में जानता हूँ, प्लैंक कांस्टेंट में जानता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट में जानता हूँ, इलेक्ट्रॉन का मास में जानता हूँ, क्या निकल जाएगा मेरे पास, लेंथ ऑफ द बॉक्स। लेंथ ऑफ द बॉक्स, और लेंथ क्या है भाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ L, दिस इज द वैल्यू ऑफ। बोलो भाई तो इस तरीके से क्या निकाली जा सकती है, कंजुगेटेड सिस्टम्स की लेंथ को निकाला जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ पार्टिकल इन ए बॉक्स, बाय द हेल्प ऑफ पार्टिकल इन ए बॉक्स मॉडल। पार्टिकल इन ए बॉक्स मॉडल की हेल्प से कंजुगेटेड सिस्टम्स की लेंथ को निकाला जा सकता है। बोलिए भाई किसी को डाउट है तो इसमें बोलो भाई, बोलिए 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 भाई। ये होती है एप्लीकेशन, इस तरीके के सवाल आ सकते हैं भाई पेपर में। बोलो भाई, बोलो। मंजेश कुशवाहा भाई 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए यहाँ तक एनर्जी लेवल तक। अब डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, अब डिस्क्रीट है, अगर क्लासिकल की मानकर चलते कॉन्टिन्यूस एनर्जी होती तो ये एनर्जी लेते ही चले जाते, लेते ही चले जाते, हमें पता नहीं चलता कितनी एनर्जी इन्होंने ली है। अब क्वांटम क्या कहते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी होगी, क्वांटाइज्ड होगी तो इसके बाद यही पॉसिबल हो सकता है। तो जब भी एक्साइट होकर यहाँ जाएगा, जब भी एक्साइट होकर यहाँ जाएगा तो कितनी एनर्जी का फोटोन मैंने डाला है वो मुझे पता है, एच न्यू की वैल्यू में जानता हूँ, तो मेरे पास 9-4 के बराबर डाला होगा।
तो एच ने क्या डाल दिया 9 माइनस 4 एच स्क्वायर बाई टाइम स्क्वायर। यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, लेंथ ऑफ द बॉक्स। और लेंथ क्या है भाई, लेंथ है इस कंजुगेटेड सिस्टम की लेंथ। इसी को क्या कहा गया है, इसी को क्या कहा गया है, इसी को कहा गया है लेंथ। इसी को क्या कहते हैं भाई, 0 से एल। एल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। दिस इज पार्टिकल मूविंग इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। पार्टिकल मूविंग इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। आकृति भाई आया होगा समझ में, इसे कहते हैं वन डायमेंशन मोशन, इसे कहते हैं वन डायमेंशन मोशन। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल मूविंग इन ए वन डायमेंशन बॉक्स 0xl having psi is equal to root 2 l sin pi x by l, sin pi x by l in given limits, in given limits। पहला भाई, पहला 0 to l, दूसरा 0 to l by 2, तीसरा l by 2 to l, नंबर 4 0 to l by 4, नंबर 5 l by 4 to 3l by 4, नंबर 6 3l by 4 to l, नंबर 7 0 to l by 3, नंबर 8, नंबर 7 भाई 0 to l by 3, नंबर 8 l by 3 to 2l by 3, नंबर 9 2l by 3 to l, नंबर 10 मिडल क्वार्टर। ये रहा भाई क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है एक के अंदर, एक के अंदर ही 10 सवाल हैं भाई, एक के अंदर ही 10 सवाल हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला तुम जानते हो, और शुरू हो जाओ भाई। और पहले 3-4 तो, पहले 4 तक तो अभी बता दो, पहले 4 तो अभी बता दो 10 मिनट में। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला जानते हो, जानते हो ना? शुरू हो जाओ भाई, शुरू हो जाओ। कर सकते हो भाई, मैं करूं?
देखो एक दो मैं करके दिखाता हूँ भाई, बाकी तुम्हें करने, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ, पहले तीनों मैं कर देता हूँ, अभी कर दूंगा। देखो पहले तीनों मैं कर देता हूँ, नंबर 4 तुम कर लेना। देखो पहले में क्या बोला है भाई, पहले में बोला 0 to L, ठीक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, 0 से L, √2/L साइन पाई x बाय L, √2/L साइन पाई x बाय L इंटू dx। भाई नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है और लोअर से अपर लिमिट दे दी, तो प्रोबेबिलिटी पक्का क्या आएगी, 1 आएगी। प्रोबेबिलिटी पक्का क्या आएगी, शिवानी वेरी गुड भाई, फरीन उमर वेरी गुड। अरे 1 ही आनी थी, क्योंकि नॉर्मलाइज था वेव फंक्शन और लिमिट लोअर से क्या दे दी थी, अपर लिमिट दे दी थी, तो 1 ही आना था आंसर इसका। तो दूसरा भाई 0 to L/2, 0 to L/2, ये 1 नहीं आएगा, पर 0 से L/2 बोल दिया इसमें उसने बेचारे ने, 2/L साइन पाई x बाय L, √2/L साइन पाई x बाय L। पीछे क्या लिख दिया भाई, dx लिख दिया पीछे। ये आ जाएगा बाहर, p इज इक्वल टू 2/L तो बाहर कॉमन, 0 से L/2 साइन स्क्वेयर पाई x बाय L dx। एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, कौन सा लिखवाया था भाई, साइन स्क्वेयर bx dx इज इक्वल टू, याद है क्या आप लोगों को, 1/2 x की लिमिट माइनस 1/4b साइन 2b x, साइन 2b x। b की वैल्यू रख दोगे बस, b क्या है यहाँ पर, b पाई बाय L है, बाकी सब कुछ सेम है। वेरी गुड शिवानी, आकृति वेरी गुड भाई, सचिन वेरी गुड, आकृति, अपूर्वा, शिवानी, शिवानी भी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही जवाब। तो यहाँ लिखूंगा p इज इक्वल टू 2/L 1/2 x माइनस 1/4b की जगह पाई बाय L इंटू साइन 2 पाई x बाय L, 0 से L/2, 0 से L/2, ये बन जाएगा p इज इक्वल टू 2/L 1/2 L/2 माइनस 0 माइनस L/4 पाई, यहाँ बनेगा साइन 2 पाई बाय L L/2 माइनस साइन 0 L 2 साइन पाई 0, ये भी 0 ये भी 0, पीछे वाली टर्म 0। p इज इक्वल टू 2/L इंटू L/4, L से L कैंसिल, 2 2 जा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/2, 0 to L/2 में। सिमिलरली अगर तुम निकालोगे किसमें, 0 से L/2 से L में, तो भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी भाई, हाफ ही आएगी, तो भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, हाफ ही आएगी। मोस्टली बच्चों ने ये सोल्व कर लिया है मेरे ख्याल से, मोस्टली बच्चों ने इसको। सचिन भाई गलत है, फोर्थ में बताना भाई, सभी बताओ फोर्थ में कितनी होगी। देखो एक चीज देख लो बस, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स आपको घर से करके लाने सारे के सारे, घर से ट्राई कर लेना भाई जितना हो सके आपसे। शिवानी थर्ड का सही है भाई, थर्ड का सही है। देखो भाई क्या बोला, 0 से L, 0 से L और ये L/2, ये L/2। देखो भाई ये कितना है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर कितनी है, हाफ, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, हाफ, मतलब 50%, 50%। देखो कलर चेंज कर लेता हूँ यार, देखो 1/2, यहाँ तक भी 1/2, ठीक है। 50% चांसेस यहाँ, 50% मिलने के चांसेस यहाँ, ठीक है। अब देखो ये आपका, देखो ध्यान से, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ना, इधर वाली, इसको कहते हैं लेफ्ट हाफ, इसको कहते हैं लेफ्ट हाफ, लेफ्ट का राइट वाला हिस्सा, और इसको कहते हैं राइट हाफ। ये लेफ्ट हाफ और वो वाला कौन सा भाई, राइट हाफ। ये इतना राइट हाफ और ये वाला लेफ्ट हाफ। लेफ्ट हाफ में प्रोबेबिलिटी भाई, लेफ्ट हाफ में प्रोबेबिलिटी हाफ और राइट हाफ में प्रोबेबिलिटी हाफ। बोलो भाई बोलो, डाउट है तो किसी को।
एक फोर्थ भी करके दिखा देता भाई, तुम्हारी खुशी के लिए फोर्थ का तुम सब लोग गलत बताओगे क्योंकि क्वांटम है, जनरलाइज्ड मैथ यहाँ पर लागू ही नहीं होता भाई। अगर आप इस बॉक्स को, मैं बात करता हूँ नंबर 4 की, नंबर 4 0 से l/4, भाई ज्यादा टाइम लगाऊंगा ही नहीं मैं उसमें, मैं तो कर दूंगा अभी 0 to l/4। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका सेम, सबका सेम, p इज इक्वल टू 0 to l/4 √2/l sin पाई x/l, √2/l sin पाई x/l। पीछे क्या भाई, dx, पीछे क्या dx। p इज इक्वल टू 2/l 0 l/4 साइन स्क्वेयर पाई x/l, पीछे क्या भाई dx। ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 2/l 1/2 x 0 से l/4 माइनस 1/4 b, b की जगह क्या भाई π/l 4 पाई और ऊपर है l साइन 2 पाई x/l 0 से l/4, ये रहा भाई, ठीक है। p इज इक्वल टू 2/l, यहाँ बचेगा l/4 इंटू 1/2, l/8 बच जाएगा यहाँ पर, माइनस l/4 पाई, यहाँ देखो भाई साइन 2 पाई बाय l, l/4 माइनस साइन 0, पीछे वाला हो जाएगा 0। p इज इक्वल टू 2/l, l/8 माइनस l/4 पाई, 4 पाई। देखो भाई यहाँ क्या बचेगा, l से l कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन π/2 1, ये बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 माइनस 0, ये आ जाएगा यहाँ से, अब आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा यहाँ से p इज इक्वल टू l से l कैंसिल, 2/l, l/8 माइनस l/4 पाई, ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/2 पाई। कहां से भाई, 0 से l/4 कर लेना भाई, बाकी भी कर लेना, क्योंकि क्वांटम है, वेव लाइक बिहेवियर है, तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो भाई, बराबर हो, डिपेंड करेगा सिचुएशंस के ऊपर, ठीक है, डिपेंड करेगा सिचुएशन के। आज इतना ही करते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कल पार्टिकल इन 1D बॉक्स, 1D बॉक्स खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद 2D 3D तो आगे वाली क्लास में हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन एटम 2-3 क्लास, हाँ हो जाएगा। 35 क्लासेस लगेंगे मैक्सिमम 35, तो कम भी लग सकती है। असाइनमेंट वाली अलग सोल्व होगा, वो अलग से 15-15 20-20 मिनट का अलग से असाइनमेंट, ठीक है भाई। आगे वाली क्लास में मिलते हैं आपसे, ठीक है, थैंक यू। रिंकी कल करवाऊंगा बाकी। जितना तुम लोगों से हो सोल्व कर लेना भाई, जितने पॉसिबल हो सोल्व करके आना घर से, ठीक है।